हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्यूज। तो कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक है वो है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया मेरे प्रीवियस वीडियो में, जो कि मैंने प्रीवियस 2 वीडियो डाली थी आईबीपीएस एसओ प्री की स्ट्रेटजी और मेंस की स्ट्रेटजी के वीडियो। उसमें उन्होंने पूछा है कि आपने पहले अटेम्प्ट में कैसे कर लिया, अपनी स्ट्रेटजी शेयर कीजिए। सिलेबस तो आपने बता दिया, आप कैसे किए ये बताइए। तो चलिए मैं बताता हूँ कि मैंने प्री कैसे किया, मेंस कैसे किया और इंटरव्यू कैसे किया। प्री में रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस। तो सबसे पहले मैं जीके जीएस की बात बताता हूँ। बेसिकली जीके जीएस मैंने मार्च टू अगस्त पढ़ा था, 1 मार्च टू 15 अगस्त तक, क्योंकि 30 अगस्त तो एग्ज़ाम थे, तो 15 के बाद मैंने नहीं पढ़ा। और जीके जीएस में मैं अड्डा का जो करेंट अफेयर आता है, यूट्यूब पर चैनल है आशीष गौतम, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वो डेली बेसिस पे पढ़ाते हैं मॉर्निंग में। तो मैं वो डेली बेसिस पे यूट्यूब से नहीं पढ़ता था, उनका चैनल है टेलीग्राम पर, तो उसी से पीडीएफ निकाल कर मंथली वाइज कंपाइल करके पढ़ता था। हाँ, तो जीके जीएस मैंने ऐसे किया। और जीके से उनके पीडीएफ से 12 to 15 क्वेश्चंस आ गए थे, जिसमें से मुझे 10-11 क्वेश्चन श्योर आ रहे थे और 2-3 क्वेश्चंस में 50-50% था डाउट। तो मैंने उन क्वेश्चंस को स्किप कर दिया और जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए 11, उसमें से एक गलत हो गया, बाकी 10 सही हो गए, जिससे मेरा मार्क्स आया है 9.75 जीके जीएस में। जीके जीएस में क्या रहता है, करंट अफेयर भी रहता है और स्टैटिक जीके भी रहता है। स्टैटिक जीके भी जिसका अगर मजबूत है तो 2-3 नंबर वहाँ से भी बन सकते हैं। बेसिकली आपको जीके जीएस में स्टैटिक जीके नहीं पढ़ना है, सिर्फ करंट अफेयर को ही फॉलो करना है। क्योंकि इस बार जैसे मैंने बताया कि कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आपको सिर्फ 6 नंबर लाने हैं 2026 में, और अटैम्प्ट कितना करना है 8 से 10। तो अब इसके बाद हम चलते हैं रीजनिंग की स्ट्रेटेजी। रीजनिंग मैंने कैसे की थी। रीजनिंग में जो पहला चैप्टर होता है सिलॉक्स, उसको मैंने किया। इनइक्वालिटी की, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, अल्फ़ा न्यूमेरिकल, इन सब चैप्टर्स को मैं रेडी करके गया था। और मैं कहाँ से पढ़ा आप लोगों को बता दूँ, यूट्यूब पर चैनल है अंशुल सैनी, बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। बैंक का रीजनिंग पढ़ाते हैं सारा यूट्यूब पर फ्री, और बहुत ही अच्छा सोर्स उपलब्ध करा देते हैं, प्रैक्टिस करा देते हैं। तो आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए रीजनिंग की जो चैप्टर हो उसका नाम बाई अंशुल सैनी, आपको आ जाएगा, बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे आपको। और बहुत ही इजी वे में उन्होंने बताया है। जैसे सिलॉक्स में इनइक्वालिटी में कोडेड इनइक्वालिटी बहुत ही इजी वे से बताया है उन्होंने, एरो मेथड के माध्यम से। आप उनको फॉलो कीजिएगा तो आपके मार्क्स आ ही जाएंगे। और इस बार का भी जो अटैम्प्ट हैं वो मैंने बोला है 8 से 10, और मार्क्स सिक्योर करना है आपको 6 मार्क्स। अब जाकर जो इंग्लिश है, सबसे मेन दुविधा, आपके अनुसार दुविधा भी बोल सकते हैं। और एसएससी की इंग्लिश तो समझ में आ भी जाती है, लेकिन बैंकिंग रीजनिंग, बैंकिंग इंग्लिश ये दिमाग से ऊपर चला जाता है। तो ऐसे इंग्लिश में क्या करना है आपको। इंग्लिश में जो भी वोकेब आपने अब तक पढ़ी है उसी को रिवाइज करते रहिए। और क्योंकि वोकेब तो वोकेब ही होता है, या वो एसएससी की इंग्लिश हो या बैंकिंग की इंग्लिश। मैंने इंग्लिश कैसे की थी, और मैं अपना बताता हूँ। मैंने प्रीवियसली, मतलब पिछले 1-2 साल से, वो नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है उसमें जो सिनो एंटो, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस है, 200-250 करके हैं, उनको याद कर लिया था।
उस बुक के जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट है बहुत ही ब्रीफ है और पॉइंट वाइज है, मतलब जितना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए रिक्वायर है उतना ही है। इसके अलावा मैं किरण की जो एसएससी की आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आती है मोटी सी, उसमें जो वोकैब रहता है उसको मैंने कर रखा था, 800 या 900 लगभग होता है। और इसके अलावा मैं यूट्यूब पर एक चैनल फॉलो किया करता था जिसका नाम है तरुण ग्रोवर। इंग्लिश के वो मेन चैप्टर्स बताए हैं और उतना ही बताए हैं जितना पढ़ने के लिए चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। कभी कभी होता है कि बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, डीप नॉलेज लेते ही जा रहे हैं, उतना रिक्वायर नहीं है। बस जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़िए, जितना से मेरे मार्क्स इस बार कितना लाना है आपको, 8 मार्क्स, तो उतना ही पढ़िए जिससे 8 मार्क्स आ जाए। और अटैम्प्ट रखिएगा अपना 35 to 40 रखिएगा अटैम्प्ट, तो आपके 8 मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि अगर 35 में 20 सही होता है 15 गलत होता है, तो 20 सही होने के 10 मार्क्स और 15 गलत होने के मान लीजिए 2 मार्क्स, तो 8 मार्क्स हो जाता है। मतलब आपको अटैम्प्ट 30 से नीचे नहीं रखना है और 40 से ऊपर नहीं रखना है। इंग्लिश में बेसिकली आपको क्या करना है पता चल गया ना। जो भी आप पीडीएफ मतलब वोकैब की पीडीएफ या बुक आज तक फॉलो किए हैं उसी को पढ़िए, न्यू सोर्सेस को ऐड मत किया कीजिए। क्योंकि जब हम 12th या 10th में होते हैं तो हम लोगों का रिकॉलिंग पावर थोड़ा अपर मतलब हाई होता है, हम लोग बहुत याद कर लेते हैं उस टाइम, बड़े से बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस को याद कर लेते हैं लर्न बाय हार्ट। लेकिन अभी जो हो गया ना, अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एमए करने के बाद उनका 3-4 साल हो गया होगा, तो ग्रेजुएशन एमए करने तक तो मेमोरी पावर वीक हो ही जाती है और उसके बाद भी 2-3 साल बीत जाना, 4 साल बीत जाना, इस स्टेज पर आकर हम लोग याद नहीं कर पाते हैं। कुछ भी याद करते हैं तो ज़्यादा देर टिकता नहीं है। इसलिए वोकैब को याद करने के पीछे मत रहिए, वोकैब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा कीजिए। मतलब जैसे आज टारगेट बनाइए कि सीनों को सिर्फ पढ़ना है, तो 1 से 800 तक पढ़िए, उसको पढ़िए, मतलब 2 घंटा में पढ़ना तो हो ही जाएगा 100 से 800, तो उसको सिर्फ पढ़ना है। ये नहीं कि मुझको याद करना है कि मेरे माउथ पर हो, कोई पूछे तो मुझे जवाब देना है, ऐसा नहीं करना है। और इसी प्रकार कोई भी जो है जीके जीएस का, उसको भी सिर्फ पढ़ना है। ये मत सोचिए कि हमको याद करना है, क्योंकि किसी को सुनाना नहीं है। जैसे बचपन क्लास में हम लोग टेबल से याद करते थे, तो पूरा ऐसे याद कर लिए हैं कि अभी तक है, वैसे नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, गो थ्रू करना है। अब जितनी बार गो थ्रू कीजिएगा उतना आपका हेल्पफुल होगा, उतना आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा एग्ज़ाम के दौरान। मैंने बता दिया जीके जीएस, रीजनिंग की और इंग्लिश की। अब चलते हैं मेंस। तो जो बच्चे प्री क्वालिफाई करेंगे उनके लिए है फर्दर वीडियो। मेंस का सिलेबस मैंने डिस्कस किया था, उसके अनुसार सबसे पहले हिंदी की बात कर लेते हैं। आपके पास जो भी सोर्स का बुक है हिंदी का, उसमें से मुहावरे, उसके बाद लोकोक्तियाँ, समानार्थी, विलोम शब्द, जो हिंदी में छोटे छोटे टॉपिक है याद करने वाले, उसको याद कर लीजिए। वर्तनी, पिछली बार वर्तनी आया था। और हिंदी में और क्या करना है, हिंदी में आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगा सकते हैं 1-2, जिसमें पैसेज हो, क्योंकि पिछली बार एक पैसेज आया था हिंदी का जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन थे। और हिंदी उतना नहीं भी पढ़िएगा तो चलेगा, क्योंकि हिंदी तो अपनी भाषा है और उतना हार्ड नहीं आता हिंदी से। हिंदी के बाद हम बात करते हैं आरबीआई ग्लोसरी। तो जैसा कि मैंने बताया, आप 202 पेजों की ग्लोसरी को फॉलो कर सकते हैं। और आजकल उससे हटकर पारिभाषिक शब्दावली से भी क्वेश्चंस आ जा रहे हैं। जैसे हम लोगों में एक आया था, उतना याद नहीं है, खरीदखोरी जैसे कुछ था, मतलब इंग्लिश था, उसका हिंदी माना था।
तो उसका पता नहीं था, तो हम लोग मार नहीं पाए, उसको स्किप कर दिया। तो इसीलिए आप ग्लोसरी के भी है, मतलब अलग से प्रवासिक शब्दावली कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ग्लोसरी को ही कीजिए 2 से 3 बार। और ग्लोसरी में कमांड होना ही चाहिए, क्योंकि ग्लोसरी के क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आपको आते हैं तभी कर पाइएगा, नहीं आते हैं तो नहीं कर पाइएगा। इसको भी गो थ्रू करना है, याद कुछ नहीं करना है। मैं पहले बता दूं, आप वो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में नहीं है कि आपको लर्न बाई हार्ट करना है, बस गो थ्रू करना है। तो जितना ज़्यादा बार पढ़िए उतना अच्छा होगा। ग्लोसरी पढ़ लिए। अब आता है राजभाषा। राजभाषा की जो मेन पीडीएफ है, जैसे अनुच्छेद हो गया, अधिनियम, नियम, आदेश, ये आपको राजभाषा की वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके सार को समझिए, उसकी समरी को हाईलाइट कर लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। फिर राजभाषा में मैंने कैसे किया था, मैंने जो राजभाषा से रिलेटेड टॉपिक्स है उनका एक चार्ट बना लिया था, और उसी को पढ़ा करता था बीच बीच में, क्योंकि राजभाषा अभी न्यू है। आपने इससे पहले राजभाषा कभी नहीं पढ़ा। आप ग्लोसरी पढ़िएगा तो उसमें आपको इंग्लिश के वर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन राजभाषा एक नया टॉपिक है, जिसमें आपको जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं है, 22 भाषाएं, उसको याद करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सी भाषा 22वीं मतलब कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। फिर क्वेश्चन आता है कि इस भाषा की लिपि क्या है, पूछ देगा कि देवनागरी लिपि के अंतर्गत आने वाली भाषाएं कौन कौन सी है। 4 भाषाएं होंगे, उसमें से एक भाषा नहीं होगा। फिर पूछ देगा कि ई टूल्स में भाषनी जो है, और बहुत सारे ई टूल्स है, लीला है, उनकी शुरुआत कब हुई थी, उनके फीचर्स क्या है, एमसीक्यू टाइप से। तो मैंने एक कॉपी बनाई थी जिसमें राजभाषा से सारा रिलेटेड टॉपिक्स है, उसी को पढ़ा करता था। आप लोग जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ तो राजभाषा पढ़ाया जाएगा ही, तो निश्चिंत रहे राजभाषा के बारे में। जो पहले से करके रखना टॉपिक है वो ग्लोसरी है, हिंदी है। राजभाषा जब प्री पास कीजिएगा तभी पढ़िएगा। अभी से जिसे पढ़ने का शौक़ हो, मतलब जो पहले भी दे चुका है, उनके पास अपनी कॉपी होगी बनी हुई, उसे पढ़ सकते हैं। और जो एकदम फ्रेशर्स है वो अभी राजभाषा को लेकर चिंतित ना हो, क्योंकि राजभाषा उतना हार्ड टॉपिक नहीं है और इससे क्वेश्चंस इजी ही आते हैं। नेक्स्ट बच गया हम लोगों का वन लाइनर ट्रांसलेशन। मैंने मेंस की स्ट्रेटजी सिलेबस में ये बताना भूल गया कि इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं हिंदी टू इंग्लिश वन लाइनर, और 7 से 8 आते हैं इंग्लिश टू हिंदी वन लाइनर। तो इसको आपको प्रैक्टिस करना है। जब आप टाइपिंग कीजिएगा तो टाइपिंग विद ट्रांसलेशन, इसी के दौरान आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसके अलावा आपको ऑफिशियल टिप्पणियाँ और ऑफिशियल वर्ड्स याद रखने हैं, जैसे आपका पोर्टफोलियो हो गया, संविभाग, फिर से मेमो हो गया, ज्ञापन पत्र। तो मेमो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में उसकी जगह कोई दूसरा वर्ड रहेगा, तो ऐसे एलिमिनेट किया जाता है ऑप्शंस को। ऑनलाइन ट्रांसलेशंस भी आपको समझ में आया होगा। आप जब लीगल ट्रांसलेशन कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तब आपके ऑनलाइन ट्रांसलेशन में सुधार होगा। नॉर्मल ट्रांसलेशन आएगा तो आप तो फाइंड कर ही लीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ऑफिशियल जो ट्रांसलेशन आते हैं, टिप्पणियाँ आती है, उनमें प्रॉब्लम होता है। तो स्पेशली आप अभी तो छत्तीसगढ़ का मेंस भी होने वाला है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लीगल ट्रांसलेशन ही किया कीजिए। उसमें जो वर्ड्स होते हैं, जैसे अर्ध शासी, अर्ध न्यायिक, फिर से प्राधिकार, प्राधिकारी, इनके राइट वर्ड आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद आता है ये 30 मिनट्स में आपको 45 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं मेंस में। उसके बाद जो बचता है 30 मिनट्स, उसमें आपको 2 ट्रांसलेशन अटैम्प्ट करने हैं, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और इनका वेटेज होता है 7.5 मार्क्स करके। इसमें आपको
150 से 200 वर्ड, आई थिंक 8 to 10 लाइन्स का पैसेज आता है। हम लोग प्रीवियस ईयर दिए तो बहुत बड़ा पैसेज था, कॉम्प्लिकेटेड था। फिर भी आपको मैं बता दूं कि आपका एम होना चाहिए कि आप पैसेज को कंप्लीट कीजिए, ट्रांसलेशन को। ये ना सोचिए कि कितना सही हो रहा है कितना गलत। जैसे कि मैंने बताया कि वर्ड्स का अनुवाद सही कीजिए। भले ही आपके टेंस गलत हो जाते हैं, स्ट्रक्चर गलत हो जाता है, आप दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, टेंस और वर्ड्स। जिसका हिंदी है उसका सही अंग्रेजी वर्ड लिखिए और टेंस को बरकरार रखिए। भले ही आपकी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो, भले ही आपको बार बार कोमा कॉमा देकर ट्रांसलेशन करना हो। मैं भी बहुत सारे लाइंस को ऐसे ही लिखते जाता था रैंडम, कॉमा मतलब कॉमा देता था। फिर जैसे होता है ना, हम लोग स्ट्रक्चर को बढ़िया से अरेंज नहीं कर पाते हैं, वैसे ही ट्रांसलेशन किया। बस मेरा एम था कैसे भी बस ट्रांसलेशन को ख़त्म करो, क्योंकि अगर ट्रांसलेशन आप 7.5 मार्क्स करके हैं, ट्रांसलेशन को आपको 60% या 70% किया, 80% किया, तो वहीं पर आपको 7.5 पर मार्क्स काउंट नहीं किए जाएंगे, आपका 6 पर काउंट किया जाएगा, 5 पर काउंट किया जाएगा। फिर आप उसमें 2 या 3 मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाइएगा। अगर आपने पूरे पैसेज को ट्रांसलेशन किया है तो आप 2-3 मार्क्स ला ही लीजिएगा पर पैसेज, तो 2 पैसेज मिलाकर 5 to 6 हो ही गया। और हम लोगों का एम ही यही होना चाहिए कि पर जो ट्रांसलेशन का सेक्शन है उसमें 5 से 6 मार्क्स आ ही जाए, और उधर 35 मार्क्स, 40 में आपका सिलेक्शन श्योर है। आपने समझ लिया कि ट्रांसलेशन कैसे करना है। और ट्रांसलेशन करने के लिए मैं बता दूं, आप टाइपिंग भी ट्रांसलेशन कीजिए ऑलवेज। ये नहीं कि सिर्फ टाइपिंग करके छोड़ दे रहे हैं, टाइपिंग में बहुत स्पीड आ जा रही है। मेरी टाइपिंग में स्पीड आप जानिएगा तो बोलिए। मेरी टाइपिंग स्पीड है, इंग्लिश है 40 to 45 और हिंदी है 30 to 35। लेकिन जब मैं ट्रांसलेशन करता था तो मेरी स्पीड हो जाती थी 8 to 10 वर्ड्स। आप समझ सकते हैं, 8 to 10 वर्ड्स। तो टाइपिंग करना अलग बात है, टाइपिंग विद ट्रांसलेशन करना अलग बात है। इस जो सेकेंड पार्ट है टाइपिंग विद ट्रांसलेशन, इसमें टाइपिंग मायने नहीं करता, बस जिसको ट्रांसलेशन आता है वही पूरा कर पाता है, जिसने ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर रखी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंट अफेयर की न्यूज़ का ट्रांसलेशन कीजिए। डेली करेंट अफेयर गूगल पर जाकर सर्च कीजिए टुडेज़ न्यूज़, तो वहाँ पर कोई आएगा आर्टिकल। आप हिंदी आर्टिकल को उठाइए, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिए, इंग्लिश आर्टिकल को उठाइए, उसका हिंदी ट्रांसलेशन कीजिए, क्योंकि वो भी करंट रिलेटेड इशू का ही पैसेज देंगे, ये नहीं कि स्ट्रेटिक नहीं देंगे। ट्रांसलेशन भी ऐसे करना है, बस आपको 5 मार्क्स सिक्योर करना है। अगर आपने बहुत गंदा से गंदा भी ट्रांसलेशन किया और पूरा कर दिया तो आपको 15 में 4.5 मिल ही जाएगा, 5 मिल ही जाएगा। और जिसने बहुत अच्छा भी किया है तो उसको 5.5 से 6 ही मार्क्स मिलेंगे। समझ सकते हैं, हाफ मार्क्स से आपका कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है। आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में 45 में। अगर उसके 30 मार्क्स आते हैं और आपने 32 स्कोर कर लिया तो आप उससे आगे ही रहिएगा। तो ट्रांसलेशन बस करना है, सही गलत बस करना है, ये नहीं कि पैसेज को छोड़ दिए। बस पैसेज पढ़िए, लाइन पढ़िए, जो समझ में आ रहा है, जो भाव समझ में आ रहा है लिख दीजिए। ये ना सोचिए कि ये नहीं, ये प्रेजेंट में था, मैंने पास्ट में कर दिया, पास्ट में था प्रेजेंट में कर दिया, वो सब नहीं सोचना है, क्योंकि वहाँ पर वर्ड चेक किए जाते हैं। मोस्ट प्राइमर सेक्शन होता है वर्ड, उसके बाद आता है सेकेंडरी पर टेंस आता है। तो आपको सबसे ज़्यादा वर्ड को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर राम है उसका आप इंग्लिश में शाम कर दे रहे हैं तो ये तो गलत ही होगा ना। तो आपको प्री और मेंस के बारे में पता चल गया कि मैंने कैसे किया था। मैंने ट्रांसलेशन को बस कर दिया था, याद भी नहीं है कि क्या किया था, क्योंकि वो मैंने बताया ना कि जब हम लोग इंटर कर चुके थे फिर भी लोग लाइन में खड़े हुए थे, और फिर मैंने टेस्ट जो एग्ज़ाम था शेष भी कर दिया, फिर भी लोग एग्ज़ाम दे ही रहे थे। मतलब सोचिए, मैं 15 मिनट आगे ही था और लोग मेरे बाद 15 मिनट बाद भी एग्ज़ाम दे ही रहे थे। मतलब जब
ऐसा कह सकते हैं कि जब मैंने ट्रांसलेशन करना स्टार्ट भी कर दिया था फिर भी लोग इंटर कर रहे थे। इसके बाद इंटरव्यू बता दें। देखिए इंटरव्यू में क्या क्या पूछा था। इंटरव्यू में मैंने तैयारी की थी अपने बारे में, नाम, हॉबी, हाँ हॉबी, और जो भी होना चाहिए जेन्युइन होना चाहिए। काम, जैसे आप कोई ट्यूशन पढ़ाते होंगे उसे इनकम क्या है, बस वही सब पूछेगा, सही सही बता देना है। ये नहीं कि हम काम ये करते हैं वो बता दिए। और उसके बाद जो आपने मेंस में पढ़ा है वो काम आएगा। उसके बाद बैंकिंग नॉलेज ले लीजिएगा थोड़ा, अकाउंट कौन कौन से होते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिर से टर्म डिपॉजिट क्या होती है, आरडी, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, एनपीए क्या होता है, एनपीए कब होता है, फिर से आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है। इन सब को आप जान लीजिएगा थोड़ा बहुत, बेसिकली ऊपर ही ऊपर आरबीआई के बारे में जान लीजिएगा, फिर नाबार्ड के बारे में, सेबी के बारे में, इनके फाउंडेशन कब हुए, अभी वर्तमान में कौन है इनके एमडी सीईओ और इनका मुख्यालय कहाँ है। बस बैंकिंग और मेंस में जो पढ़ा है अपने सेल्फ के बारे में। और एक पूछा जाता है हिंदी साहित्य, तो हिंदी साहित्य से उसके स्ट्रक्चर पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और पूछा जा सकता है कि आपको कौन से कवि या कवित्री पसंद है, कौन सा नाटक पसंद है, उपन्यास कौन सा पसंद है। तो आप क्या कीजिएगा, एक एक करके सेलेक्ट करके उस पर प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे कोई कहानी सेलेक्ट कर लिए, कोई नाटक, कोई उपन्यास, कोई कविता, कोई 4 ऐसे कर करके सेलेक्ट कर लीजिएगा और 4 कवियों को सिलेक्ट कर लीजिएगा, उनके बारे में जान जाइएगा। जिससे आप वो लोग पूछेंगे कि आपको क्या पसंद है, कौन सा रचना पसंद है, तो आप बता सके और जो आप पढ़े हैं उससे रिलेट करके बताने लगे। अगर उन्होंने पूछ दिया डायरेक्ट कि इस कवि के बारे में जानते हैं, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बस यही सब है। इंटरव्यू में जब बस जाना है, 8 to 10 मिनट्स का इंटरव्यू होता है। बस जो क्वेश्चन पूछे, पैनल होता है, पैनल में 5 से 6 लोग होते हैं। कभी लेफ़्ट वाले पर्सन क्वेश्चन करेंगे, कभी राइट वाले। तो जो क्वेश्चन करेंगे उनकी तरफ बस मुस्कुरा कर बोलना है, आंसर देना है, कोई नर्वस फील नहीं करना है। बस वो लोग आपको और इनकरेज करते हैं बोलने के लिए, कोई टेंशन नहीं लेना है। तो यही था, मैंने गया था इंटरव्यू में। तो इंटर करते ही उन्होंने पूछा आइए नैहाटी से है। मैंने बोला शायद मेरे पहले बहुत नैहाटी वाले आ चुके हैं इसलिए ये लोग जानते होंगे। और उनके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है, तो जानते हैं कि आप कहाँ से हैं, कितनी आपने पढ़ाई की है। उसके बाद वो लोग क्वेश्चन करने लगे। लेफ़्ट की तरफ से राजभाषा के क्वेश्चन पूछने लगे लगातार कि प्रवीणता क्या है, कार्यसाधक ज्ञान क्या है। फिर राइट वाली एक मैम थी, वो पूछने लगी कि आप हिंदी में देवनागरी लिपि में कितने स्वर होते हैं। और दो लाइंस भी बोली उनका ट्रांसलेशन करने के लिए। एक मुहावरा बोली, एप्पल ऑफ आई, तो मैंने बता दिया जैसे एक बच्चे के लिए उसकी माँ होती है। और फिर बीच में जो मेन था, हेड बोल सकते हैं, वो पूछने लगे कि क्या करते हो। तो मैंने बता दिया एक काम करते थे पहले। पूछे इनकम कितना होता था, कितना देर का काम था, यही सब। फिर एक दो क्वेश्चन गलत भी बोल दिए या नहीं आ रहा था, तो मैंने बोल दिया क्षमा कीजिए सर, मैं प्रयास करूँगा। तो वो बोले नहीं, आपको क्षमा नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन जब मैंने सही बोला, तब वो मुस्कुरा के बोले अब आपको क्षमा कर दिया जाएगा। तो यही सब है इंटरव्यू का प्रोसेस। इंटरव्यू, आप तो एग्ज़ाम आपने पास कर लिया है, बस वहाँ पर जवाब देना है मुस्कुरा कर। ये नहीं कि मुझसे कुछ बोला ही नहीं जा रहा है, सब सामने मेरे बहुत ही विचित्र प्रकार के इंसान खड़े, ऐसा नहीं है, वो भी इंसान है। जैसे आप लोग कॉलेज में जवाब देते हो ना अपने वैसे ही देना है बस। तो इंटरव्यू भी हो गया और इसके बाद आपका सब अच्छा जाएगा, मार्क्स भी अच्छे होंगे, तो रिजल्ट आएगा जिसमें आपका नाम होगा चयनित और फिर आप बन चुके होंगे एक राजभाषा अधिकारी, एज आई एम। और अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो में, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किया। और बहुत से लोगों का कमेंट है कि राजभाषा
पढ़ाने के लिए तो देखेंगे अगर टाइम मिलता है तो, अदरवाइज़ आपको तो पढ़ना ही है, मेरे ऊपर डिपेंड होने से तो नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू ऑल ऑफ यू एंड अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ऑल द एग्जाम्स। सी यू।